जब आप एक रात पहले बड़ी चैन से सोते हैं और अगली सुबह उठते ही आपको यह पता चलता है कि आपके सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो चुके हैं, तो वह सुबह आपको कितनी बेचैनी होती होगी और आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप यह सोचते हैं, क्या आप कोर्ट जा सकते हैं, क्या आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। तो चलिए आज इंडियन पॉलिटी के इसी सवाल का उत्तर देने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। और इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर है इमरजेंसी प्रोविजन, जो आपको ये समझाएगा कि जब आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं तो उस स्थिति में आप ना तो सरकार के खिलाफ बोलते हैं और ना ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मेरा नाम गौरव शर्मा और मैं इंडियन पॉलिटी एजुकेटर आपके सामने पेश हूं। तो चलिए इस यात्रा को, इस चैप्टर को बड़े सुंदर तरीके से प्रारंभ करते हैं। ओके, इमरजेंसी प्रोविजन, और ये इंडियन पॉलिटी का कहा जाता है कि बहुत ही डेंजरस चैप्टर भी है, क्योंकि इसको पढ़ते हुए वक्त कई सारे हमारे कॉन्सेप्ट, कई सारे हमारे डाउट्स, कई सारे हमारे फैक्चुअल स्टेटमेंट डेटा यहीं से कलेक्ट होता है। और ये इंडियन पॉलिटी के स्टेट पीसीएस में आने वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ओके, लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो सबसे पहले स्टेट पीसीएस के लिए मैं फोकस करना चाहूंगा कि जो इमरजेंसी प्रोविजन है इंडियन पॉलिटी का, ये क्या इंट्रोडक्शन है। क्योंकि सबसे पहले हम जब किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसके इंट्रोडक्शंस को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। इमरजेंसी प्रोविजन, इसको हिंदी में कहा जाता है आपातकालीन प्रावधान। अब आपने देखा होगा कि जो आपातकालीन प्रावधान है, इसका मतलब होता है जैसे आप कभी अपने फैमिली के साथ जब आप कभी हॉस्पिटल्स जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में भी एक इमरजेंसी वार्ड होता है। और इमरजेंसी वार्ड का मतलब होता है कि कोई ऐसा पेशेंट जिसके पास वक्त बहुत कम है लेकिन जिसका इलाज समय पर बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे पेशेंट को हम इमरजेंसी वार्ड में तुरंत ले जाते हैं। यानी आपको ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली में कोई ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जिसको तुरंत नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही इंडियन पॉलिटी में एक ऐसा चैप्टर है इमरजेंसी प्रोविजन, जो ये एक्सप्लेन करता है कि यदि भारत पर कोई ऐसी स्थिति आ चुकी है जो कि एबनॉर्मल है, उस एबनॉर्मल सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जा सके, कैसे रेगुलेट किया जा सके और उस सिचुएशन को नॉर्मल कैसे किया जा सके। ओके, तो इमरजेंसी प्रोविजन हमारे संविधान के भाग 18, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में और आर्टिकल 352 से लेके 360 तक एक्सप्लेन किया गया है। यह है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18, जो कि आर्टिकल 352 से 360 तक एक्सप्लेन भी किया गया है। और इसी भाग को हम इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं। लेकिन इसका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शंस पे डिस्कस करना चाहूंगा। इमरजेंसी प्रोविजंस, ओके। फर्स्ट पॉइंट, आप इसमें अब एक रूपरेखा बना सकते हैं। एक क्या बना सकते हैं? एक रूपरेखा। क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजंस का जब इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो ऐसे आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, और फ्लो चार्ट जिस तरीके से बनेगा वो आपके सामने भी है, देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। इमरजेंसी प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा चैप्टर है जो भारत में आने वाली एबनॉर्मल सिचुएशन को इफेक्टिव तरीके से, यानी प्रभावी तरीके से निपटने में केंद्र को सक्षम बनाता है। यानी जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है, ये कैपेबिलिटी देता है कि वो भारत में आ रही ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन को तुरंत कंट्रोल कर सके। तो पहला फैक्ट आपको क्लियर हुआ होगा, इसे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो हम शॉर्ट में लिखते हैं कि जब इंडिया में कोई ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन हो, कोई ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन हो तो उससे निपटने में
केंद्र को सक्षम बनाता है, सक्षम बनाता है। ओके, तो ये केंद्र को पूरी तरह कैपेबल कर देता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट जो है ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये कहता है कि इमरजेंसी प्रोविजन केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि आपातकाल के लागू होने पर वो राज्यों पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर लेता है। अब कहेंगे सर कि ऐसा कैसे आपने कह दिया, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो एक फेडरल स्ट्रक्चर में डिजाइन किया गया है। और फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिवाइडेशन पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर से कन्वर्ट होकर यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मैं आपको छोटी सी यहां पे चीजें एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं ऐसा कैसे होता है। तो यह केंद्र को अधिकार देता है, केंद्र को राइट देता है कि आपातकाल की स्थिति में राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सके, पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो सके। ओके, तो सेकंड पॉइंट भी आपका यहां पर क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं थर्ड प्रोविजन की तरफ, यानी तीसरा जो इंट्रोडक्शन है इमरजेंसी प्रोविजन का, वो क्या है। मुझे बड़ा एक अच्छा कोट याद आ रहा है, मैं सुना देना चाहता हूं। वो कोट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कि अमेरिका सहित दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी के यदि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हो चुके हैं तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए उनके कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी स्ट्रक्चर को आने में काफी वक्त लगता है। यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका सहित दुनिया के जितने भी देश हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने परिस्थिति के अनुसार अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह भी कोट करते हुए कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका एक अद्वितीय संविधान है। अद्वितीय का मतलब होता है कि दुनिया में इस जैसा कोई नहीं है। तो दुनिया में एक ऐसा अद्वितीय संविधान है जो अपनी संघात्मक व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था में बिना संशोधन के परिवर्तित हो जाता है। और ऐसा कब होता है? जब हमारे देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो यह हमारे संविधान की खूबसूरती है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कोट करते हुए यह भी कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल कंडीशन में एक फेडरल स्ट्रक्चर में ही काम करेगा। लेकिन यदि हमारे देश में ऐसी कोई एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उस कंडीशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था। तो हम तीसरा पॉइंट यहां पर लिखने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि विदाउट अमेंडमेंट, इसमें किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती। जब देश में आपातकाल लगेगा तो ऑटोमेटिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वह फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। और इसकी सबसे खास फीचर मैं आपको बता देना चाहता हूं जो सेकंड प्रोविजन में लिखी हुई है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट में जो डिवाइडेशन पावर होती है, स्टेट और सेंटर अपनी पावर को एंजॉय करते हैं, लॉ बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। और लेकिन जब यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन तो उस कंडीशन में सेंटर स्टेट पे भी कंट्रोल कर लेता है और वहां पर सेंटर जो होता है वो मोर पावरफुल हो जाता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, यानी संघीय व्यवस्था से संविधान एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है। संविधान एकात्मक व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। अति सुंदर। अब देखिए, आपके सामने मैंने इंट्रोडक्शन दिया इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। जब भी कोई आपसे इस तरीके से क्वेश्चन करता है कि चलो भाई छोटा मोटा परिचय ही दे दो यार, छोटा मोटा इंट्रोडक्शन ही दे दो, यदि पॉलिटी के इतना ही ज्ञाता हो, यदि पीसीएस की तैयारी कर भी रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर भी रहे हो, तो कम से कम इतना तो बता दो कि हाँ इमरजेंसी प्रोविज़न ये होता है। अब क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को इतना रट्टाफिकेशन की आदत होती है कि सीधा इमरजेंसी प्रोविज़न आया सीधे आर्टिकल 352 पर चले जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है।
यदि आप GS2 यूपी PCS की हम बात करें, चाहे MP की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, चाहे गुजरात PCS की बात करें, कहीं का भी PCS आप दे रहे हैं और राजस्थान का भी RAS का एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप किसी भी चैप्टर्स की नब्ज को पकड़िए। डॉक्टर जब पेशेंट का इलाज करता है ना, तो डॉक्टर जब पेशेंट का इलाज करता है तो सबसे पहले उसकी नब्ज चेक करता है। तो जो चैप्टर की नब्ज होती है ना, वो चैप्टर के इंट्रोडक्शंस में छिपी होती है। तो आप उस चैप्टर के इंट्रोडक्शंस में छिपी हुई नब्ज को पहचानिए, आपके सामने चैप्टर खुद आके बोलेगा। खैर कोई नहीं, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। तो यहां तक आप सभी को क्लियर है? चलिए, ये इंट्रोडक्शंस बताता है, ये पॉइंट आप जरूर नोट करना। देखो हमेशा याद रखना, हम पीपीटी के, देखो पीपीटी में सब कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, पीपीटी का जो पर्पस होता है वो ये पर्पस होता है कि वो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है। लेकिन पीपीटी के अलावा भी जो टीचर के नोट्स मेकिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिलती है। आप अपने व्यूज, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बता सकते हैं। खैर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 352 की। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से जो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, इस आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है नेशनल इमरजेंसी। वाओ, दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। यानी नेशनल इमरजेंसी का मतलब होता है हिंदी में राष्ट्रीय आपातकाल। इसे आप कह सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब क्या है? देखिए, आपको पता है कि जब हमारे देश में कोई बाहरी देश हमें युद्ध की धमकी देता है, हमें आक्रमण करने की धमकी देता है, कभी कभी चाइना को आपने देखा होगा, चाइना जो है लद्दाख से या कश्मीर की तरफ से हमारे बॉर्डर पर घुसपैठ तरीके से एंट्री कर जाता है। और ऐसा एक बार हो भी चुका है 1962 में, जब चाइना ने लद्दाख की कुछ चौकियों पर कब्जा करके भारत पर आक्रमण करने की धमकी दी। और धमकी नहीं बच्चों, उन्होंने तो भारत पर वास्तविक आक्रमण कर दिया। तो कहने का मेरा अर्थ यह है कि जब बाहरी देश भारत के या पूरे भारत या भारत के किसी क्षेत्र पर आक्रमण की धमकी देता है, युद्ध की धमकी देता है, और तो उस स्थिति में भारत पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार केंद्र के पास पूर्णतः है। चलिए, तो आर्टिकल 352 में मैंने क्या एक्सप्लेन किया? 352 में मैंने एक्सप्लेन किया, एक बार हम लेके चलते हैं आपको ग्राफ की तरफ। तो सबसे पहले यहां पर 352 नोट करेंगे। देखो याद करने का तरीका कैसा है। जब भी कहते हैं, कभी कभी क्या होता है, PCS हो या UPSC का एग्जाम हो, हम ये रियलाइज नहीं कर पाते कि सर हमें अपनी मेमोरी को कैसे बूस्ट करना है, हम चैप्टर को रियलाइज कैसे करें, उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। यदि आपके दिमाग में पहले चीज़ों को रीड आउट करिए, रीड आउट करने के बाद अपने दिमाग में ग्राफ तैयार कीजिए। ग्राफ का मतलब होता है कि पेज पर, क्योंकि जो आपके दिमाग में चल रहा होगा वही सीधे आपके पेन के थ्रू पेज पे नोटेड होगा। तो सबसे पहले आर्टिकल 352 का आप क्या समझेंगे? ग्राउंड्स। तो ग्राउंड्स में आप सभी को पता है, जैसा कि यहां पर नोट भी है, देखिए। तो बेसिक चीजों को कंप्लीट कर लेते हैं। वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। मैंने बताया था अभी इससे पहले कि जब हमारे देश पर बाहरी आक्रमण या युद्ध की धमकी हो, या भारत के लोग ही भारत को तोड़ना चाहते हो, तो उस स्थिति में आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। अब सवाल यह होता है कि सर राष्ट्रीय जो आपातकाल है, क्या इसका अधिकार किसके पास है? हमने पॉलिटी में दो महत्वपूर्ण पदों के बारे में सुना होगा जिनके पास सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति होती है, वो है भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री। अब सवाल यह पैदा होता है कि सर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है या फिर राष्ट्रपति कर सकता है? तो देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में यह कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन मुझे आप एक चीज बताइएगा, क्या भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग क्या स्वतंत्र रूप से कर सकता है? क्या इंडिपेंडेंटली कर सकता है? जी नहीं, क्योंकि आर्टिकल 74 यह कहता है कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की लिखित सिफारिश पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर या प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। तो कहने का अर्थ मेरा समझ गए आप? कहने का अर्थ मेरा यह है कि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तो कर सकता है, लेकिन अब यहां पर आप रुक जाइए, पॉज लीजिए एक बार। लेकिन प्रधानमंत्री और उसकी लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति इस आर्टिकल 352 का यूज करेगा। तो यहां पर लिखा हुआ है रिटन रिकमेंडेशन बाय ऑफ यूनियन कैबिनेट। अब कहेंगे सर आप तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, यहां तो यूनियन कैबिनेट आ गया। अरे भाई साहब जरा ठहरिए,
यूनियन कैबिनेट, मुझे बताइए कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि हु इज द हेड ऑफ द कैबिनेट या कैबिनेट मिनिस्टर्स, आपको पता है, या हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? आंसर है द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तभी तो उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो यूनियन कैबिनेट का मतलब हुआ कि जो इसका हेड है, यानी प्राइम मिनिस्टर को भी हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट की रिकमेंडेशन पर ही प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इसको डिक्लेयर कर सकता है। ओके, अब आते हैं अप्रूवल पर। भाई अप्रूवल क्या है? अप्रूवल किस बात का? जब राष्ट्रपति ने आर्टिकल 352 को इंपोज कर दिया। देखो, अप्रूवल का मतलब होता है कि क्या जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट ने मिलकर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करके प्रेसिडेंट के थ्रू पूरे देश में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगवाया है, क्या वो लीगल है या वो लीगल नहीं है? क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है, इंदिरा गांधी भी राष्ट्रीय आपातकाल का दुरुपयोग कर चुकी है। तो इसलिए यह जरूरी है कि जो अप्रूवल किया जा रहा है, क्या वो लीगलाइज है या वो पूरी तरह इलीगल है। तो लीगलाइज करने के लिए क्या करती है पार्लियामेंट, जो होती है वो विद इन 1 मंथ, 1 महीने के भीतर पार्लियामेंट से, यानी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है और पूरे कैबिनेट की जिम्मेदारी है कि जिनकी रिटन रिकमेंडेशन पर ही यह अप्रूवल दी गई थी, अब उसी अप्रूवल को ये पार्लियामेंट से पास करते हैं। तो टाइम है कितना, 1 महीने, और पास कहां से किया जाएगा, पार्लियामेंट से पास किया जाएगा। तो विद इन 1 मंथ बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ओहो, कितना मेजर पॉइंट है स्पेशल मेजॉरिटी, यानी संसद के दोनों सदन, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इट मींस लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में हाउस में बैठे हुए जितने भी एमपी हैं, वो सभी अपने टोटल, यानी टोटल मेंबर या प्रेजेंस मेंबर का 2/3 मेजॉरिटी से इस बिल को पास करते हैं। जैसे ही दोनों हाउस से ये बिल पास होता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, तो इसको अप्रूवल मिल जाती है। और अप्रूवल का मतलब होता है कि अब इसे लगातार 6 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यहां पर शायद लिखा भी होगा, ड्यूरेशन का मतलब है 6 मंथ, यानी आप एक बार इसको अप्रूवल दीजिए और अप्रूवल होने के बाद इसे 6 मंथ तक क्या कर सकते हैं, इसको हम कैरी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 6 महीना खत्म होंगे, तो 6 मंथ के खत्म होने के बाद यदि देश में नॉर्मल सिचुएशन नहीं आई है, एबनॉर्मल सिचुएशन लगातार बनी हुई है, तो 6 मंथ के बाद वही प्रोसेस को दोबारा दोहराना होगा, इसको रिपीट करना होगा। फिर दोबारा अप्रूवल मिलेगी तो फिर ये लगातार 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। फिर अब भी मान लीजिए नॉर्मल सिचुएशन नहीं आई है, तब भी पार्लियामेंट इसे फिर दोबारा अप्रूवल देगी। तो जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, जब तक कि हमारे भारत में नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट नहीं हो जाती। खैर कोई नहीं, बहुत अच्छे, सेशन बहुत शानदार चल रहा है, क्योंकि मुझे तो बड़ा एंजॉय आ रहा है। मे बी आपको भी लग रहा होगा कि देखो, चैप्टर पे डिपेंड करता है। ये नहीं है कि कोई चैप्टर बुरा है या अच्छा है, मैटर ये करता है कि इंडियन पॉलिटी के आप किस चैप्टर में किस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से डील कर रहे हैं। ओके, अधिकतर कई बच्चों को डीपीएसपी पढ़ते हुए बड़ी बोरियत फील होती होगी, लेकिन डीपीएसपी चैप्टर को पढ़ने का एक तरीका होता है। मतलब मैंने एक एग्जांपल सेट किया है, इसको पॉइंट आउट मत करिएगा। ओके, अब आते हैं इफेक्ट पे। तो इफेक्ट है फंडामेंटल राइट्स। यही से तो मेरी स्टार्टिंग हुई थी कि आप एक रात बड़ी चैन से सोए और अगली सुबह जब आप उठे तो आपको ये अखबार में मिली हुई खबर आपने जब पढ़ी तो आपको ये महसूस हुआ कि आपके सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो चुके हैं। यानी आप ना तो घर से इंडिपेंडेंटली या राइट टू फ्रीली मूव आउट नहीं कर सकते, आप किसी टेरिटरी में नहीं जा सकते, आप ग्रुप में नहीं खड़े हो सकते, बाहर नहीं जा सकते, बाहर का गेट खोला तो सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। भाई ये क्या चल रहा है, भारत ही बंद कर दिया एक तरह से आपने। तो आपने सारे मौलिक अधिकार आपसे सरकार ने छीन लिए और आप सरकार के खिलाफ 1-2 टूक बोलकर तो देखिए, आपको सीधे सलाखों की जेल के पीछे पटक दिया जाएगा। खैर, तो अब बात करते हैं फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, अब यहां पर मैं इस पॉइंट को लेके एक छोटा सा आपको एक एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी यहां पर हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। कंफ्यूजिंग ये है कि आपने आर्टिकल 352 को अभी पढ़ा, 352 में आपने 2 बेस पढ़े। क्या पढ़े? 2 बेस। और 2 बेस क्या थे? ये कलर ठीक है, हाँ ओके। तो पहला जो बेस है वो है आपका बाहरी युद्ध, बाहरी युद्ध एवं आक्रमण। और जो दूसरा बेस था, जो दूसरा ग्राउंड था इमरजेंसी लगाने का, वो है आपका सशस्त्र विद्रोह।
ओके, तो बाहरी युद्ध और आक्रमण के कारण हमारे देश में लगाया गया आपातकाल की जब उद्घोषणा की जाती है तो उस स्थिति में सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, यानी ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बट, या फिर आप लगा सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, यानी 19 और 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। लेकिन यदि हमारे देश में लगाया गया आपातकाल का जो आधार आर्म्ड रेवलियन या सशस्त्र विद्रोह है, तो इस स्थिति में 3 मौलिक अधिकारों को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार पूर्णतः सस्पेंड या निलंबित हो जाते हैं। तो वो है आपके सामने आर्टिकल 19 के अलावा 20 और 21। ये मौलिक अधिकार केवल सरवाइव कर पाते हैं, बाकी सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं ये है एक तरह का एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन केस है। अब इसी में आप कंफ्यूज हो गए, अरे इमरजेंसी तो एक ही है लेकिन बेस 2 हैं और दोनों बेस का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। खैर तो ये आप समझ गए, आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड होता है। अब आर्टिकल जो 19 है, ये जो फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 19, जिसमें क्या दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशंस। आर्टिकल 19 एक्सप्लेन करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशंस, ये सस्पेंड हो गया, यानी आप खुलकर नहीं बोल सकते। और यही मेरा पॉइंट था कि जब आप अगली सुबह उठे तो आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि आपका जो आर्टिकल 19 है वो पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया गया है, पूरी तरह दफना दिया गया है। अब उस मिट्टी को तभी हटाया जाएगा जब भारत नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा। आर्टिकल 19, चलिए तो हिसाब लिख देना। आर्टिकल 19 जो है वो आर्टिकल 19 ये बताता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशंस, राइट टू फ्रीडम खैर बहुत अच्छे। अब आते हैं रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है वापसी। जब आपने इमरजेंसी इंपोज किया, अब उसको वापस लेने का समय आ गया है, क्योंकि इंडिया में नॉर्मल सिचुएशन हो चुकी है बाय प्रेसिडेंट। लेकिन लोकसभा अपनी सिंपल मेजॉरिटी से इस बिल को पास करती है, क्योंकि देखो लगाने का भी अप्रूवल होता है और वापस लेने का भी अप्रूवल है। तो वापस लेने के अप्रूवल में हमेशा सिंपल मेजॉरिटी वर्ड यूज किया जाएगा। लेकिन यदि इंपोज करने की बात है तो इंपोज करने के ठीक विद इन 1 मंथ में आप इसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास करोगे। तो लिख रहा ओके, यहां लिख भी रहा है लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से इस बिल को पास करती है, और उस बिल के पास होने के बाद ये सीधे जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट लगाई हुई इमरजेंसी को वापस ले लेता है। खत्म कहानी। लोकसभा की सहमति बहुत जरूरी है, और शायद कई बार पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन स्टेटमेंट के थ्रू। ये कैसे पूछते हैं? पेपर वाले बड़े चालाक हो गए हैं आजकल, ये बच्चों के दिमाग से खेल रहे हैं, मतलब आपके दिमाग से खेल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना वाइस प्रेसिडेंट है। हाँ, अब एक सवाल तो ये भी है, देखो दिमाग में कई सारे सवाल चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में 3 बार तो लग चुका है, आप इस बात से सहमत हैं? पहला लगा था 1962 में, जो कि इंडो चाइना वॉर था। सेकंड लगा है आपका 1971 में, जब इंदिरा गांधी इलेक्शन जीती थी। सेकंड मतलब हाँ, इंदिरा गांधी जब 1971 के चुनाव में जीती थी भारी बहुमत से, तो 1971 में जब बांग्लादेश को जब पूर्वी पाकिस्तान को जब बांग्लादेश बनाया गया था, तो बांग्लादेश को बनाने के बाद जो पाकिस्तान के जो घुसपैठिया थे, और आपको पता होगा कि हमारे भारत ने उस समय 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था पाकिस्तान के, समझे? तो उस समय इंडो पाक वॉर हुआ था, यानी इंडिया पाकिस्तान में लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, वॉर जैसी कंडीशन बन गई थी, तब लगाया गया था। और एक लगाया गया था 1975 में। 1975 में जो लगाई गई इमरजेंसी थी, उसका जो बेस था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। और एक था, और बाकी दोनों आधारों पर जो लगाई गई इमरजेंसी थी वो थी एक्सटर्नल वॉर। ओके, तो आप यहां पर नोट कर सकते हैं 1962, सेकंड है 1971, और थर्ड है आपका 1975। 1962 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसका बेस था इंडो चाइना वॉर।
और यहां पर था इंडो पाक वॉर, और 1975 में जो बेस था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ओके, ओके, तो अब आते हैं आगे, क्योंकि आगे से 1 मिनट रुकिए। यस, वाओ, अब आते हैं हम आर्टिकल 356 की तरफ। आर्टिकल 356 जो कि इमरजेंसी प्रोविजंस का सेकेंड रूलिंग सिस्टम को बताता है, और आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट जो रूल है इसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। वाह, ये भी लिखा हुआ है स्टेट इमरजेंसी। तो स्टेट इमरजेंसी का मतलब होता है राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल ये नेशनल इमरजेंसी से एक छोटा रूप है। अब छोटे रूप की हम बात करते हैं। जब राज्य आपातकाल की बात आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? देखो, स्टेट इमरजेंसी का मतलब होता है कि पूरे इंडिया में नहीं, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई ऐसी गड़बड़ी पाई गई है, उस गड़बड़ी को या उस एबनॉर्मल सिचुएशन को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट उस स्टेट में अपना इंटरप्शन बढ़ा देती है, अपना इंटरफेयर और तेज कर देती है, और उस स्टेट पर अपना पूरा कंट्रोल भी एस्टेब्लिश कर देती है। खैर, तो अब बात करते हैं इसके ग्राउंड्स की। अच्छा देखिए, इसके 2 ग्राउंड्स हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन पहला ग्राउंड्स हम इसका क्लियर कर लेते हैं। आर्टिकल 356 में यह साफ साफ कहा गया है कि जब राज्य का मुख्यमंत्री या स्टेट की गवर्नमेंट, जब स्टेट की गवर्नमेंट अपने स्टेट को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी संवैधानिक तंत्र के अनुसार अपने राज्य को संविधान के अनुसार ना चला पाए, या उस राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी तरह फेल हो जाती है, तो उस स्टेट में गवर्नर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर देता है। क्या समझे भाई? जैसे मान लीजिए कलकोकुमा एक्स नाम का कोई स्टेट है, और वो स्टेट क्या करता है, उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट का में कॉन्स्टिट्यूशन का लगातार वायलेशन कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी लगातार बिगड़ चुकी है। सर, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी बिगड़ेगी कैसे, आउट ऑफ कंट्रोल कैसे होगी? आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लो स्टेट में लगातार रेप के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, या पेपर लीक का मामला लगातार बढ़ रहा है, युवाओं के रोजगार के साथ खिलवाड़ की जा रही है, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, कई सारे बिल ऐसे पास किए जा रहे हैं जिनमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेल होना। आपके सामने लिखा भी हुआ है, तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आपको भी एक बार दिमाग में रही चीजें कि सर क्या नोट करवाना चाह रहे हैं। द फेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन अ स्टेट। और जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल होती है तो यह जिम्मेदारी स्टेट की होती है। अब आते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट तो करता है, लेकिन या तो गवर्नर की रिकमेंडेशन होती है, या फिर प्रेसिडेंट खुद सेटिस्फाई हो जाए कि वो स्टेट सही से काम नहीं कर रहा है, संवैधानिक तंत्र का बार बार उल्लंघन कर रहा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति स्वयं उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री का कितना रोल होता है? बिल्कुल, इसमें प्रधानमंत्री का भी उतना ही रोल होता है जितना राज्यपाल का होता है। तो खैर यहां पर लिख सकते हैं, मैंने लिखा है गवर्नर्स रिपोर्ट। या तो गवर्नर की रिपोर्ट यह कहती हो कि उस स्टेट में पूरी तरह सब खत्म हो गया है, इस पर राष्ट्रपति शासन लगा दो, या फिर अदरवाइज का मतलब होता है कि यह बात राष्ट्रपति को महसूस हो जाए या प्रधानमंत्री को महसूस हो जाए। तो अदरवाइज में मैंने क्या नोट करना चाहे, या तो प्रधानमंत्री है या फिर राष्ट्रपति है। यहां तक आप सहमत हैं सभी? ओके, अब आते हैं अप्रूवल। देखो, वहां पर था 1 महीना कि आप राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, उसको प्रोक्लेम्ड करता है, तो उसके विद इन 1 मंथ के भीतर पार्लियामेंट के दोनों हाउस से स्पेशल मेजॉरिटी से इस बिल का अप्रूवल होता है जो आपने इमरजेंसी लगाई है। यहां पर सिर्फ आपको 2 महीने करने हैं। कितने? 2 महीने, यानी विद इन 2 मंथ्स अप्रूवल, यानी इशू ऑफ डेट्स ऑफ इशू, यानी लागू होने की तारीख से 2 महीने के भीतर आपको सिंपल मेजॉरिटी से इसे पास करवाना पड़ता है। लेकिन याद रखना, जब किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो यह बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास नहीं होता, यह बिल पार्लियामेंट से ही पास होता है।
क्योंकि जब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट तो वैसे ही बर्खास्त है, वैसे ही टर्मिनेट कर दी गई है, तो स्टेट लेजिस्लेचर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यह बिल कहां से पास होता है? यह बिल पास होता है पार्लियामेंट से। अब आते हैं ड्यूरेशन। देखो इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ है, वैसे आपको बता दूं, लेकिन मैक्सिमम इसे 3 साल तक लगा सकते हैं। और आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल है, अभी 1 साल बाद मणिपुर से राष्ट्रपति शासन को हटाया गया है, मणिपुर से 1 साल के ठीक बाद। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 महीने से पास करिए, 6 महीने तक इसको खींचिए लगातार। और यदि मान लीजिए राज्य में स्थिति नॉर्मल नहीं हो रही है तो उसे आप मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं एक्सटेंशन। देखो 1 साल की बात तो उसमें लिखी हुई रिक्वायर्ड्स है, नेशनल इमरजेंसी एंड इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेशन, और इसमें चुनाव आयोग की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब तक चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन को यह पूरी तरह सर्टिफाइड नहीं हो जाता, पूरी तरह वेरीफाइड नहीं हो जाता कि राज्य में वापस से चुनाव करवाए जा सकते हैं या नहीं, तब तक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट भी इस बात पर डिपेंड करती है, यानी प्राइम मिनिस्टर भी इसी इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट भी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही चलता है। जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि राज्य में कंडीशन नॉर्मल है और यहां पर वापस से चुनाव कराए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, सरकार बननी चाहिए, तब ही उस स्थिति में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सिफारिश पर यहां पर चुनाव कराए जाते हैं और सरकार का गठन किया जाता है और राज्य को वापस से उसी स्थिति में ला दिया जाता है। तो यह था आपका एक तरह से एकदम एक परफॉर्मा। लेकिन सवाल यह है कि राज्य आपातकाल में हम बात करें तो सबसे पहले स्टेट इमरजेंसी कहां लगाई गई थी? सबसे पहले हमारे इंडिया के पंजाब स्टेट में, पंजाब राज्य में सबसे पहले राज्य आपातकाल की घोषणा की गई थी 1951 और 2 में। उसके बाद सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम टाइम स्टेट इमरजेंसी किस स्टेट में लगाई गई है? वो है आपका मणिपुर, 11th टाइम। तीसरा फैक्ट यह है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर अभी तक स्टेट इमरजेंसी नहीं लगाई गई है? वो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इसको लिख लेना, मेरे बोलने में कथावाचक नहीं हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, केवल आप मीठी मीठी बातें सुन रहे हैं, समझे ना? हां, तो आप इसको एक बार नोट कर लेना जो मैंने फैक्ट अभी बोला था। तो यह था 356 का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का यह एक ऐसा आर्टिकल है जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। सर वैसे इस कंट्रोवर्सी को आप एक बार बताएं कि वो कंट्रोवर्सी क्या है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि पीसीएस के लिए, मैं नहीं मानता कि ये पीसीएस है और पीसीएस में ये कंट्रोवर्सी ना पूछी जाए। सर क्या जजमेंट हमको क्या जजमेंट देगा पीसीएस के एग्जाम में? क्या हमको ये क्वेश्चन के थ्रू दे सकता है? हां, क्वेश्चन के थ्रू दे सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टेट पीसीएस में सबसे ज्यादा इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है डियर कि आर्टिकल 356 इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। इंटरेस्टिंग बन गया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन बना नहीं है, क्वेश्चन की रियलाइजेशन को, पावर को देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर्टिकल 356 इतना कंट्रोवर्शियल यानी इतना विवादित क्यों है। तो ये इस क्वेश्चन पर यदि आपको मैं 250 वर्ड्स लिखने को दे दूं और 15 नंबर इसकी मार्किंग कर दूं तो आपको कैसा महसूस होगा? और आपकी ये कह दूं कि लगाओ बेटा, जितनी बुद्धि तुम्हें लगानी है, जितनी बुद्धि तुमको लगानी है तुम लगा लो। तो यही चीज है, यानी हमको ये महसूस करना होगा कि सबसे पहले तो आप बेसिक्स क्लियर करिए। आपके बेसिक क्लियर हैं? अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर, क्योंकि जब जब सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट पास करता है तब तब कोई कंट्रोवर्सी जरूर होती है, या तो उससे पहले कंट्रोवर्सी रही होगी या फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी रही होगी। खैर देखिए, अब क्या था 1994 में, अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। सुप्रीम कोर्ट एकदम ऐसे स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे अपनी मुट्ठी में रख लेता है कभी कभी। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है, और डेमोक्रेसी में हम ये नहीं कह सकते कि सबसे मोर पावरफुल पिलर कौन सा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे जजमेंट ऐसे दिए हैं जिसमें पार्लियामेंट को सुपर माना गया है, कई सारे जजमेंट ऐसे दिए हैं कि पार्लियामेंट सुपर है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। खैर, तो 1994 में मैं कर्नाटक की स्टोरी सुनाना चाहता हूं आपको। चलिए बताइए 1900, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइएगा मुझे, 1994 में 1994 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री थे
तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार के समय कर्नाटक के उस समय के मुख्यमंत्री जो कि अपोजिशन पार्टी से थे, उनका नाम था एसआर बोमई। अब रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, उसका बदला केंद्र ने आर्टिकल 356 से ले लिया। और कैसे लिया? ऐसे लिया क्योंकि उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसआर बोमई को स्पेशल मेजॉरिटी प्रूफ करनी थी, और स्पेशल मेजॉरिटी प्रूफ कराने की जिम्मेदारी कर्नाटक के राज्यपाल की थी कि कर्नाटक का राज्यपाल स्पेशल मेजॉरिटी को प्रूफ कराने के लिए एक फ्लो टेस्ट कराएगा। लेकिन गवर्नर ने फ्लो टेस्ट किए बिना एसआर बोमई की सरकार को बर्खास्त कर दिया और केंद्र से यह फोन किया कि आप इस स्टेट में इमरजेंसी रूल लगा दीजिए। बहुत बड़ा एकदम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इतनी धज्जी उड़ाई गई है उस समय, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी चुप नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट तुरंत आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रुकिए, हम भी तो जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं अभी, जुडिशरी आज भी और हमेशा रहेगी। तो जुडिशरी ने तुरंत एक्शन लिया और कर्नाटक के मुख्यमंत्री उस समय एसआर बोमई थे। एसआर बोमई। तो यह जजमेंट बनता है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और यह जजमेंट है 1994 का। इसमें यह कहा गया कि अब प्रत्येक स्टेट का गवर्नर, यानी हर स्टेट का गवर्नर मुख्यमंत्री को अपनी मर्जी से बर्खास्त नहीं करेगा। यदि मेजॉरिटी प्रूफ करानी है तो पहले फ्लो टेस्ट कराइए। आप क्या कराइए? फ्लो टेस्ट। तो सबसे पहले एसआर बोमई केस में हम यहां पर प्रोविजन लिख देते हैं, एक मिनट। हाँ, तो पहला जो फैक्ट है, जो पहला फैक्ट था वो इसमें क्या गया कि फ्लो टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया गया। फ्लो टेस्ट को मैंडेटरी किया गया, यानी अनिवार्य किया गया, अनिवार्य किया गया। सेकंड जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कहा गया कि अब किसी भी स्टेट में लगाया गया प्रेसिडेंट रूल जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा, कि अब से राज्य में लगाया गया आपातकाल न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। के अधीन होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी, कहते ना, कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो, इनकी एक तरह से लंका लगा दी। खैर, और तीसरा प्रोविजन यह किया गया, थर्ड प्रोविजन क्या था? थर्ड प्रोविजन था कि अब केंद्र, यदि केंद्र की सिफारिश पर, यदि केंद्र किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाता है, तो राष्ट्रपति, जब प्रधानमंत्री या जो संसद है, जब तक वो 2 महीने के भीतर अनुमोदित नहीं कर लेती, तब तक सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार को बर्खास्त करने से पहले, यहां ले सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करने से पहले 2 माह के भीतर प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य है। प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य है। यह था भाई एसआर बोमई केस। और एसआर बोमई कौन थे? उस समय के 1994 के कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। अब देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे पॉलिटिक्स आती है। देखो, आप ये कहते हैं कि सर पॉलिटिक्स से देखो हमें ऐसा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको कंट्रोवर्सी ना पढ़ाऊं पॉलिटी में और पीसीएस में, मैं आपको चैलेंज करके देता हूं। आप कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं एक कोट कहता हूं। कोट ये है कि जब तक आप पॉलिटी में आने वाली कंट्रोवर्सीज को नहीं पढ़ोगे, तब तक आप पीसीएस में आए हुए कंट्राडिक्शंस क्वेश्चंस का आंसर दे ही नहीं सकते। मैं चैलेंज करता हूं आपको, कोई भी मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता दे कि हाँ सर हम ऐसा कर सकते हैं। भाई कर ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता।
जब तक आप पॉलिटी में ऐसी कंट्रोवर्सीज को नहीं पढ़ोगे। मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का यदि एसआर बोमई केस आपसे पूछ लिया तो आपके दिमाग में यह पता होना चाहिए कि सेंटर में बैठा कांग्रेस और स्टेट में बैठी हुई थी अपोजिशन, तो अपना बदला पूरा लेने के लिए तुरंत वहां के गवर्नर ने स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करके सेंटर से कहकर प्रेसिडेंट रूल लगवा दिया था। खैर, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी, क्योंकि कंट्रोवर्सी से आपको सही और गलत का पता लग जाता है। खैर, हम अपने टॉपिक्स पर चलते हैं। तो टॉपिक ही चल रहा था आर्टिकल 356 350 इफेक्टिव रिव्यू। मैं आपको बता दिया फंडामेंटल राइट्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, यहाँ पे इफेक्ट की बात करें तो स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसमिस्ड, मतलब राज्य सरकार तो खत्म ही हो जाती है। मैंने बताया भी था आपको, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंडेड डिसॉल्व, खत्म, ठीक है। और फ्लो टेस्ट, यहां पर एसआर बोमई केस, अरे वाह, यहां भी है एसआर बोमई केस जो था उसको मैंने फ्लो टेस्ट से जोड़ दिया था, ये भी मैंने आपको बताया अभी, और जुडिशियल रिव्यू के अंडर इसको ला दिया था और लिखा कि असेंबली कैन नॉट बी डिसॉल्व बिफोर अ पार्लियामेंट्री अप्रूव। जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देते थी तब तक हम स्टेट असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते। ये तीनों प्रोविजन मैंने अभी आपको ब्लैंक पेज पर समझाए थे। खैर, अब आते हैं आर्टिकल 365। देखो 365 को थोड़ा सा समझना, मैं बस इतना सा बताता हूं। आर्टिकल 365 जो है यह भी राज्य आपातकाल की घोषणा करता है, राज्य आपातकाल का प्रावधान करता है। यह कहता है कि जब जब स्टेट सेंटर्स के अकॉर्डिंग नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट का बार बार वायलेशन करता है या सेंटर्स की नोटिफिकेशन सेंटर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग स्टेट काम नहीं करता है, तब स्टेट में बैठा हुआ गवर्नर सेंटर में बैठे हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से सिफारिश करता है और उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगवा देता है। लेकिन इसका आधार अलग है। उसका आधार था कि संवैधानिक तंत्र ही विफल हो जाए। जब मुख्यमंत्री बार बार संविधान का वायलेशन करता है तो आर्टिकल 356 यूज होता है। लेकिन जब राज्य में बैठा हुआ मुख्यमंत्री केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री की बात को ना माने, जो कि राष्ट्र हित के विषय है, नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं, उस स्थिति में गवर्नर्स की रिपोर्ट पर या सेंटर्स की रिकमेंडेशन पर ही उस स्टेट में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन को लगा दिया जाता है। यहां पर लिखा भी हुआ है कि स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द यूनियन डायरेक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खत्म बात। ओके, ये वही है सारी चीजें जो इसका कॉन्सिक्वेंस है, ये सारी चीजें वही है। ओके, तो एक बार मैं साइड में थोड़ा सा हट जाता हूं, आप एक बार यहां से देख लीजिए पूरा, इसको एक बार हो देखो, वही चीज है सारी। जब स्टेट फेल हो जाएगा यूनियन डायरेक्शंस को मानने में, तो प्रेसिडेंट होल्ड स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरीड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता ही होगा। तो एक तरह से ये एक सीरीज बनी हुई है और यहां से आर्टिकल जो 365 है ये ट्रिगर करता है किसको, 356 को। मैं इस पर अंडरलाइन भी कर देता हूं एक तरह से। ओके, अच्छा, अब आते हैं आर्टिकल 360। इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 का जो लास्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओहो, वित्तीय आपातकाल। हाँ, एक फैक्ट मुझे बताना था, आई एम रियली सॉरी, मैं बता नहीं पाया, मैं यहीं पे बता देता हूं आपको एक बार। अब तक हमारे भारत की हम बात करें तो भारत के 28 स्टेटों को आज मैं मिला दूं, मिलाने का मतलब भारत के 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। भारत में अभी तक सभी राज्यों को मिलाकर देखें तो 125 बार राज्य आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। ये हमारे भारत में आर्टिकल 356 का यूज कितनी बार किया गया है, 125 बार, 125, 125 बार आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जा चुका है। ओके, 360 पे चलते, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का हिंदी मतलब होता है वित्तीय आपातकाल। एक मिनट, यहां आपको दिखेगा नहीं, चलिए, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ओके, तो वित्तीय आपातकाल अच्छा कब लगाया जाता है? अरे यार, नाम से ही पता चल रहा होगा, फाइनेंशियल। जब हमारे देश पर, देश की आर्थिक स्थिति, देश की वित्तीय संरचना और देश की साख एवं मुद्रा पर कोई ऐसा खतरा मंडरा रहा हो या खतरा आ चुका है, जिसे क्रेडिट ऑफ इंडिया कहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन कहते हैं, देश का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं,
उस पर कोई खतरा मंडरा रहा है या खतरा आ चुका है जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ सकती है, उस स्थिति में राष्ट्रपति की संतुष्टि बहुत जरूरी है। और राष्ट्रपति की संतुष्टि के होने के बाद राष्ट्रपति आर्टिकल 360 का प्रयोग करके पूरे देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, जब जब हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गड़बड़ाहट होगी, मतलब ऊपर नीचे, तब उस कंडीशन में इसको लगाया जाता है। चलिए, ग्राउंड्स क्लियर है। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय प्रेसिडेंट, आपको याद ही होगा, यहां पर राष्ट्रपति की संतुष्टि बहुत जरूरी है। अब मैंने कहीं पर नहीं लिखा कि रिटन रिकमेंडेशन बाय यूनियन कैबिनेट, कहीं लिखा मैंने नहीं लिखा। मुझे पता है राष्ट्रपति अपनी संतुष्टि के अनुसार इस आर्टिकल का खेल करता है, इस आर्टिकल का प्रयोग करता है। अप्रूवल 2 मंथ्स, सिंपल मेजॉरिटी है भाई, सीधी सीधी बात है। इसमें तो आप सभी को पता होगा, फैक्ट है, और ये फैक्ट मैंने नहीं बनाया, ये 77 सालों से ही चल रहा है। हालांकि इसमें कुछ चेंजेस लगातार पार्लियामेंट करती रहती है। नो रिपीटेड अप्रूवल रिक्वायर्ड, ओके। हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जब हमारे देश पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का या क्रेडिट ऑफ इंडिया का या करेंसी का थ्रेट होता है तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति थोड़ी डाउन हो जाती है। डाउन कंडीशन में मुझे बताइए, क्या सेंटर एम्प्लॉइज, स्टेट एम्प्लॉइज को मिलने वाली जो सैलरीज है, क्या उसमें कोई कटौती होगी या नहीं होगी? अरे कटौती होगी। कटौती होने का मतलब है कि अब सैलरी उनको कट कराएगी। जैसे मान लो किसी का पे ग्रेड इतना है तो उसको पे उस समय सैलरी कम मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में पहले ही पैसा कम है और देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। चलिए, अभी श्रीलंका में फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज की गई थी, आपको पता है? हाँ, तो रिडक्शंस ऑफ सैलरीज इंक्लूडिंग सुप्रीम और हाई कोर्ट जजेस, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज में बैठे हुए जितने भी जजेस हैं उनकी सैलरी में भी रिडक्शन हो जाता है। लेकिन भारत के संविधान में 2 पद ऐसे हैं जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय भी जिनकी सैलरीज में कोई रिडक्शन नहीं होता, और वो हैं, आपके जानकर बड़ी हैरानी होगी, हमारे भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल, जिनकी सैलरी में कोई भी रिडक्शन नहीं होता है। अब आते हैं स्टेटस। स्टेटस की बात करें तो नेवर डिक्लेयर इंडिया, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फॉर इन इंडिया। दैट्स इंटरेस्टिंग। ये पता चला हमको कि अब तक हमारे भारत में ऐसा एक बार हुआ था कि 1991 में जब भारत के वित्त मंत्री हमारे एक्स लेट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस समय ऐसा हुआ था कि हमारे देश में एक ऐसे संकट का सामना कर रहा था जिसमें देश की आर्थिक संरचना बिगड़ने वाली थी। लेकिन हमारे लेट एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए यह स्थिति को आने से बचा लिया और हमारा देश वहीं पर स्टैंड किया जहां पर वो था। तो हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। और हालांकि वो इस दुनिया में आज नहीं है, लेकिन उनका जो फाइनेंशियल बेसिक स्ट्रक्चर है वो आज भी हमारे देश में लगातार बना हुआ है। और जैसा कि आज हमारा भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। चलिए, तो ये थी फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी पे क्वेश्चन लगातार बनता रहता है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्वेश्चन इतना देखो कंट्रोवर्शियल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो बात है वो केवल करेंसी की, फाइनेंस की बात हो रही है। कंट्रोवर्सी आपकी बनती है आ तो 356 से। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो इस क्वेश्चन का जवाब आप जितने भी पीसीएस वाले हैं वो सभी जरूर देंगे। क्वेश्चन ये है आपके लिए, पहले तो कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कैसा लगा, जवाब देने मत लग जाना, क्योंकि जवाब इसकी आंसर राइटिंग आपको पॉइंट्स में करनी है। यदि आप बात करें प्री की, तो प्री के लिए आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। लाइक आप एक स्पेयर बना दिया, स्पेयर पे आपने पॉइंट्स बना दिए, ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 356 इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है, इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? सर मजेदार क्वेश्चन दे दिया आज तो, बिल्कुल दे दिया, बुद्धि खुल जाएगी तुम्हारी। यदि बुद्धि ना खुल जाए तो बता देना, और देखता हूं कि हाँ, और जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपसे मैं थोड़ी बहुत हिंट जानूंगा। तो देखते हैं, और फिर आपसे मुलाकात होती है जल्दी ही। सबसे पहले मुझे बता देना यार कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा तुमको ये लेक्चर। मे बी मुझे तो मे बी मतलब मैं कंफर्म हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब तुम्हारा तो इंतज़ार रहता है, तुमसे ही हम हैं। खैर, जनता है, लोकतंत्र है, और जैसे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। खैर, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। हैव अ गुड डे, गुड लक।